किरचॉफ के नियमों को जानने के लिए उनके दैनिक जीवन में उपयोग के लिए हम एक ऐसा यंत्र या युक्ति बनाते हैं जिसमें 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, जैसा कि इस फिगर में बताया गया है, और इससे हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं इस आकृति को या इस युक्ति को क्या कहा जाता है? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर नहीं जानते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। स्वागत है आपका आपके और मेरे अपने चैनल अधिगम में, जहां हम सीखने के सफ़र का आनंद लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी पहले की वीडियोस देखिए और उनसे आपको किरचॉफ के लॉ के बारे में जानकारी मिलेगी। उस सिद्धांत को हम आगे जारी रखते हैं और उसी का एक अनुप्रयोग यानी किरचॉफ लॉ कहाँ हम अपने जीवन में या दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं। और उसी एक सिद्धांत का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। आइए इसी वीडियो में इसके प्रिंसिपल और एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर। व्हीटस्टोन एक ऐसी युक्ति है या कहें एक ऐसा यंत्र हमने बनाया है जिसमें हमने 4 प्रतिरोध लगाए होते हैं और वो 4 प्रतिरोध इस चित्र के अनुसार प्रदर्शित चतुर्भुजाकार आकृति को ये प्रदर्शित कर रहे हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हम एक जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इन चारों के प्रतिरोध P, Q, R, S हैं। तो इनमें हम कोई एक ऐसा प्रतिरोध लगा देते हैं जिसका हमने प्रतिरोध जानना है। अब वो क्या कंडीशन है, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, उसके लिए हम आगे देखते हैं कि कैसे हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ का नियम। तो इस स्ट्रक्चर को या व्हीटस्टोन ब्रिज को समझने के लिए हम इसको बारीकी से जानकारी लेते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले हमने वोल्टेज दी है इस पूरे सर्किट को। इस सर्किट को वही कहा गया है पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसमें आपने देखा कि 4 प्रतिरोध लगे हैं P, Q, R और S, और इनका समायोजन इस तरीके से है। और मध्य में हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया है। गैल्वेनोमीटर बेसिकली दोनों चीज़ों की तरह यूज होता है। कई बार हम इसको एज ए धारामापी यानी कि एमीटर की तरह प्रयोग करते हैं, कई बार विभवमापी की तरह प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम इसे केवल एमीटर यानी कि करंट मापने के लिए कर रहे हैं, और इसका उपयोग कहाँ करेंगे हम देखते हैं आगे। तो यह एक कंडीशन को फुलफिल करता है जिसे हम व्हीटस्टोन कंडीशन या व्हीटस्टोन स्थिति भी कहते हैं। इसको जानने के लिए हम अब इसमें किरचॉफ का अनुप्रयोग या नियम के अनुप्रयोग लगाते हैं। जैसा मैंने कल आपको बताया था, आपने देखा कि जब यहाँ से कोई भी करंट फ्लो होती है आई, मान लीजिए इस स्थान से हमें कोई करंट फ्लो हो रही है यहाँ की ओर आई, यानी कि ये इस विभवांतर उत्पन्न करने पर कहाँ पर पॉइंट, इनको पॉइंट कह सकते हैं A, B और C, और इसे D कह सकते हैं। तो ये एक प्रकार के जंक्शन है जहाँ पर मैंने इनको नाम दे दिया पॉइंट A, B, C और D। अब जैसे हम इनके सिरों पर यानी कि A और C के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न करेंगे तो क्या होगा कि करंट बहने लग जाएगी ओम के नियम के अनुसार। तो जैसे ही वो करंट फ्लो होगी, मान लीजिए ये करंट यहाँ से फ्लो हुई और यहाँ पहुंची, अभी आई है। अब इस जंक्शन पे, जैसा कि किरचॉफ का पहला नियम है, जंक्शन पे क्या होगा कि समस्त आने वाली और जाने वाली धाराओं का मान बराबर होगा, या उस जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होगा, यानी कि यहाँ पर जो भी करंट होगी वो 0 होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जो भी करंट आएगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 2 ब्रांचों में, यानी कि इधर की ओर A, B वाली ब्रांच में, शाखा में, और A से D वाली शाखा में। तो जो A से B की ओर जा रही है उसे हमने कहा I, और जो A से D की ओर जा रही है उसे हमने कहा I2। अब फर्दर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है और यहाँ से भी, इस जंक्शन से भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यानी कि जो I1 गई उसके बाद दोबारा फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और उसे हमने माना I1 माइनस I3। अब I1 माइनस I3 क्यों माना, हमने माना कि जो ये ब्रांच है यानी कि B से D की ओर I3 धारा बह रही है। अब ये I3 धारा इस ओर बही यानी कि B से D की ओर, तो जो रिमेनिंग बची I1 यहाँ से आई, I3 यहाँ से कम हो गई, तो यहाँ जो बची वो I1 माइनस I3 बची, यानी कि BC ब्रांच में I1 माइनस I3। फिर यहाँ पर यानी कि इस जंक्शन तक, इससे पहले तक ये I1 माइनस I3 है।
यहां से आप देख रहे हैं I3I और यहां से I2 यानी कि AD से I2 प्राप्त हो रही है और B से D की ओर I3 आ रही है। तो ये टोटल मिलकर आगे जाने पर इस ब्रांच में क्या हो जाएगी, I2 प्लस I3, यानी कि इन दोनों का योग करके आगे। अब यहाँ से आप देख रहे हैं आगे, यानी कि B D से मिलते हुए जब I2 I3 आई और ऊपर से I1 माइनस I3, तो यहाँ जंक्शन पे कुल कितनी हो जाएगी चेक करते हैं। यहाँ से आई I1 माइनस I3 और फिर यहाँ से प्लस I2 और प्लस I3, तो I3 से I3 यहाँ प्लस है माइनस, तो बची क्या I1 प्लस I2। और I1 प्लस I2 कितनी है, जो हमने पहला जंक्शन लिया था इसी पे आई थी, I किसके बराबर थी, I1 प्लस I2 के बराबर। तो यानी कि अंत में नीचे की ओर हमें जितनी भी धारा हमने प्रवाहित की थी उतनी हमें फिर से मिल गई। इसे हम आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं, यानी कि टोटल जो करंट फ्लो हुई वो आई मिली। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार दोबारा इसको रिव्यू कर लेता हूँ। रिव्यू करने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हमने जैसे ही इस व्हीटस्टोन ब्रिज पर विभवांतर अप्लाई किया तो एक करंट फ्लो हुई, तो वो करंट यहाँ से प्रसारित हुई और यहाँ से जब गई प्रवाहित हुई तो इस जंक्शन पे आते, यानी कि पहले जंक्शन जिसे हमने ए कहा, इस ए पॉइंट पे विभाजित हो गई I1 और I2, और फिर ये करंट I1 गई इस P प्रतिरोध में। देन उसके बाद एक दूसरा जंक्शन मिला जिसे हमने B पॉइंट कहा। इस B जंक्शन में I3 नीचे की ओर प्रवाहित हो गई, तो हमारे पास जो बची I1 आई थी उसमें से I3 घटा देंगे तो इस वाली ब्रांच में I1 माइनस I3। अभी I3 यहाँ से यानी कि इस ओर इस शाखा में आई और यहाँ से इस ब्रांच में I2 आई, तो कुल मिलाकर जो टोटल करंट हो जाएगी वो I1 I2 प्लस I3 यहाँ में, और इधर से I1 माइनस I3 और यहाँ से I2 प्लस I3, तो यहाँ पर टोटल जो करंट हो जाएगी अगेन I हो जाएगी। अब आप देखते हैं कि हम कैसे दूसरा लॉ, यहाँ पर हमने जंक्शन लॉ को ध्यान रखा, अब हम उनकी वोल्टता नियम को जानते हैं। वोल्टता नियम क्या है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उससे आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि वोल्टता नियम क्या है। अब वोल्टता नियम के लिए उन्होंने कहा है कि बंद पास का हमारे सर्किट में जो भी हमारे पास परिपथ है उसमें बंद पास होने चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये पहला बंद पास है, ये दूसरा बंद पास है और ये जो बनना है ये तीसरा बंद पास है। तो इस सर्किट में हमें 3 बंद पास मिलने हैं। तो बंद पासों के लिए यानी क्लोज सर्किट के लिए रूल क्या है, नियम यह है कि जितने भी इसमें विद्युत वाहक बल लगे हैं, यानी कि किसी बंद पास में लगे हुए कुल विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में निहित संगत प्रतिरोधों एवं उनमें बहने वाली धारा के गुणनफल के योग का बीजगणित योग के बराबर होती है। तो ये यानी कि इसको हमने सिंपली कहा समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन IR। अब ई की जगह पर हमने वोल्टेज लिया, जैसे भी आप वोल्टेज भी ले सकते हैं, यानी कि EMF वोल्टेज। समेशन मतलब योग किसका, I, यानी कि जो करंट किसी प्रतिरोध में बह रही है संगत प्रतिरोधों के उनमें प्रवाहित विद्युत धारा के गुणनफल, यानी कि इन दोनों के गुणनफल का योग, और वो विभवांतर के बराबर होगा जितना भी इसमें विभवांतर लगा। अब इस वाली कंडीशन में हम किरचॉफ का नियम का फॉलो करते हैं। पहले वाले बंद पास में देख लेते हैं। तो पहले वाले बंद पास में क्या होगा, यहां से शुरू करते हैं। तो यहां से अगर हम शुरू करें, बंद पास ये वाला लिया है, मैंने आपको बताया था किसी एक डायरेक्शन में हम मूव करेंगे, तो हमने डायरेक्शन ले ली इस बंद पास के लिए। कौन सा बंद पास, अगर मैं इसे दे दूं A B C और D नाम, तो ये बंद पास A B और D ये वाला केवल। तो इसमें आप देख रहे हैं यहां से यानी कि I1 फ्लो हो रही है, तो P वाले प्रतिरोध में कौन सी करंट बह रही है, I1। और फिर दूसरे यानी कि G, इसको मैंने G को आप ऐसे लीजिए, प्रतिरोध भी इसका G लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आसानी, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है उसे हमने G ले लिया। और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो है I3। और फिर उसके बाद हम इधर की ओर जा रहे हैं, तो इसमें करंट इधर की ओर I2 बह रही है, यानी कि R में I2 फ्लो हो रही है। तो आप इस बंद पास में रूल नियम लगाते हैं, तो नियम लगाने पे क्या होगा,
यहाँ से शुरू करते हैं तो हम पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, यानी कि हमारी दिशा भी यही है और करंट की दिशा भी यही है। तो ये हो जाएगा I1P, यानी कि इनका गुणनफल विद्युत धारा और प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध को का जो मान है हमने P लिया, तो I1P यानी कि I1 बह रही है P में। फिर उसके बाद इस वाले डायरेक्शन में आते हैं तो इसका प्रतिरोध हमने G लिया है, इसमें बह रही है I3, तो हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट की दिशा भी इसी दिशा में है, तो ये होगी प्लस I3G। अब हम फिर फर्दर इधर की ओर, यानी कि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो क्लॉकवाइज कहने का मतलब हम इधर की ओर जाएंगे। अब इधर की ओर जाने में क्या होगा, यहाँ की ओर क्या बह रही है I2, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, हमारे चलने की दिशा के विपरीत है, यानी कि ये A से D की ओर आ रही है और हम D से A की ओर जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी माइनस या प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, हमने जोड़ करना है, बीजगणितीय योग करना है, प्लस ये हो जाएगा प्लस माइनस, यानी कि I2 इंटू R। और अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा I1P प्लस I3G और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा I2R। अब दूसरा है कि कुल जितने विद्युत वाहक बल लगे हैं, अब इस बंद पास में देखिए कितने विद्युत वाहक बल लगे हैं, यहाँ पर देखते हैं कहीं भी कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं लगा है, अर्थात यहाँ पर लगने वाले विद्युत वाहक बलों का मान 0 होगा। तो हमारे पास जो समीकरण मिली वो है I1P प्लस I3G माइनस I2R। यानी कि I1P I3G और माइनस I2R। अब दूसरे बंद पास में देखते हैं, दूसरे बंद पास यानी कि ये वाला बंद पास, इसमें भी हम इसी डायरेक्शन में चलते हैं, तो शुरू करते हैं यहाँ से। तो पहला जो Q में प्रवाहित धारा है वो है I1 माइनस I3, तो हम ले लेते हैं इसको I1 माइनस I3 और इसको गुणा करते हैं किससे, Q से। और उसके बाद फिर हम इधर की ओर जा रहे हैं, यानी कि हम इधर की ओर चले, हमने डायरेक्शन ले ली तो हम इधर की ओर गए, फिर इधर की ओर गए। इधर की ओर जाने पे आप देख रहे हैं I1 I2 और I3 की डायरेक्शन है हमारे चलने के ठीक विपरीत, यानी कि अगर ये हमने लिया था पॉइंट A, B और C और D, हम अगर C से D की ओर चल रहे हैं तो वो D से C की ओर, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमारे डायरेक्शन के अपोजिट होगी थी। अपोजिट मतलब माइनस, माइनस I2 प्लस I3, और ये किसके साथ गुणा होना है, इसको S से, यानी कि इसमें जो संगत प्रतिरोध है वो है S। फिर हम यहाँ से ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी कि हम इस दिशा में मूव कर रहे हैं, लेकिन I3 की डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर, तो हम इसके ठीक अपोजिट जा रहे हैं। अपोजिट होने का मतलब प्लस, और I3 की डायरेक्शन हमारे लिए हो जाएगी यहाँ माइनस, और इसके साथ इसका प्रतिरोध यानी कि G इज इक्वल टू, अब देखेंगे कि कितना प्रतिरोध इस वाले ब्लॉक में लगा है, यानी कि इस बंद पास में लगा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से चलने पर हमने देखा B से C में कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, D से C में भी नहीं है और B से D में भी नहीं है, तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I1 माइनस I3 Q, और ये प्लस माइनस यानी कि माइनस I2 प्लस I3 S और प्लस माइनस माइनस I3 G इज इक्वल टू 0। तो इसे हम देखते हैं, यानी कि 0 का मतलब जो EMF लगा है वो 0 है। I1 माइनस I3, यहाँ से गए हम I1 माइनस I3 इंटू Q माइनस, यानी कि हम इस डायरेक्शन में गए, ये धारा इधर को बही थी I2 प्लस I3 S माइनस I3G, ये दूसरा बंद पास है। अब तीसरा बंद पास जो हमने ये लिया है, इसमें देखते हैं तीसरा बंद पास कैसे मिलके बनेगा। मान लीजिए ये मैंने A लिया था, B ये B था, C और ये D था, ये C था, तो इसको ऐसे ले सकते हैं आप A D C और ये बैटरी कह सकते हैं A D C और B, A D C और B। A D C और B में आप देखेंगे, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि I यहाँ से फ्लो हुई, यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं लगा, फिर यहाँ से I2 इंटू R, तो ये हो जाएगा I2 इंटू R, और देन उसके बाद I2 इंटू R, फिर उसके बाद आप देखते हैं यहाँ
यहाँ चलते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर I2 प्लस I3, यानी कि ये भी प्लस डायरेक्शन में है, इस ओर ही हम जा रहे हैं, हमने डायरेक्शन ये लिया था, और इसी ओर हम जा रहे हैं, यहाँ D से C की ओर मूव कर रहे हैं, ये करंट भी इसी ओर मूव कर रही है, तो ये हो गया I2 प्लस I3 और इसके साथ S, और इज इक्वल टू इसमें कितना वोल्टेज लगा है EMF, तो ये है V। तो दूसरा हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा I2R प्लस I2 प्लस I3S इज इक्वल टू V। तो इसको हम फर्दर देख लेते हैं। तो V यानी कि कुल जो EMF लगाया वो V है इस पूरे बंद पास में, इज इक्वल टू I2R, इसमें I2R, फिर दूसरा प्रतिरोध लगाया S, इसके संगत जो धारा बह रही है I2 प्लस I3, और इसमें बाकी और कोई सर्किट नहीं लगा है, तो ये इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें 3 इक्वेशनें प्राप्त होती हैं। तो 3 इक्वेशन प्राप्त होने का मतलब आपने देखा कि हम 3 इक्वेशन के तहत किरचॉफ के नियम के अनुपालन से जो भी व्हीटस्टोन हमको मिला हुआ है उसके लिए हमने 3 इक्वेशन निकाली। अब असल में हम कैसे अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन पार्ट इन्हीं 3 इक्वेशनों में कुछ व्हीटस्टोन की कंडीशन को अप्लाई करने के बाद हमें प्राप्त। तो यह कंडीशन इस प्रकार है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हमने पहले बंद पास के लिए ये इक्वेशन निकाली थी, यानी कि इस बंद पास के लिए, दूसरे बंद पास के लिए ये इक्वेशन निकाली थी, और देन हम निकालेंगे वो कंडीशन जिसको व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए लागू किया जाता है। कंडीशन ये है व्हीटस्टोन सेतु की, जब इस सेतु का निर्माण हो रहा है यानी कि ब्रिज का निर्माण, तो वो कंडीशन तब अप्लाई की जाती है जब G में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो। इसका तात्पर्य व्हीटस्टोन कहते हैं कि जब हमें कोई अज्ञात प्रतिरोध S निकालना हो तो S निकालने के समय हमें P, Q, R की वैल्यू तो पता होगी, लेकिन हम S की वैल्यू तब निकाल पाएंगे जब इस ब्रांच में, ये जो B से D की ब्रांच थी, इस ब्रांच में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो, यानी कि इसमें जो गैल्वेनोमीटर का संकेतांक है वो हमें शून्य दर्शाए। तो इसकी कंडीशन के लिए क्या होगा, I3 यानी कि I3 की कंडीशन क्या होगी, हम इसमें I3 इज इक्वल टू 0। तो I3 इक्वल टू 0 होगी, तो I3 हम अगर 0 लेंगे तो क्या होगा, पहले वाली कंडीशन में देखते हैं, यहां अगर हम G पुट करेंगे तो क्या होगा, I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0। तो I1P और इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा I2R। तो I1P और I2R, यही पहली इक्वेशन है। अब दूसरे हम 0 पुट कर देते हैं, तो यहां देखते हैं, यहाँ ये 0 और I1 ऐसे ही रहेगा, माइनस I3 का मतलब ये 0 हो गया, तो ये I1 क्यों हो जाएगा, माइनस I2 I3 यहाँ पर भी 0 पुट कर देंगे तो हो जाएगा I2S, और I3 ऑलरेडी 0 है, तो ये हो जाएगा I1Q माइनस I2S इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा I1Q इज इक्वल टू I2S। तो इस कंडीशन के तहत हम इसको लिख सकते हैं I1Q और I2S। अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं पहली वाली समीकरण को दूसरी वाली समीकरण से डिवाइड कर दूं, यानी कि इस समीकरण से डिवाइड कर दूं, तो क्या प्राप्त होगा, I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S। तो I1 से I1 एक बार भाग होगा, यानी कि 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा P अपॉन Q और R अपॉन S। तो यही कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की, यानी कि व्हीटस्टोन एक ऐसा सेतु है जिसके मध्य में, या कहें जो भी ब्रांच आप लिख रहे हैं, इसका मैंने B और D नाम दिया था, तो BT ब्रांच में अगर गैल्वेनोमीटर में धारा 0 होती है तो उस कंडीशन में जो व्हीटस्टोन की स्थिति होती है वो होती है P अपॉन Q R अपॉन S। अगर हमें P, Q, R पता हो तो हम S की गणना आसानी से कर सकते हैं। यही इसका मुख्य उद्देश्य भी है, यानी कि अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। यदि हमें इस सेतु में P, Q, R और S प्रतिरोध
लगाए जाएं और जिनमें हमारे पास P, Q और R प्रतिरोध ज्ञात हो तो S को निकाल सकते हैं। तो S को निकालने के लिए आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सारांश रूप में कहूँ तो ये जो आकृति आपको दिख रही है, ये आपको दिख रही है व्हीट स्टोन ब्रिज, जिसमें 4 प्रतिरोध लगे होते हैं और मध्य में एक ब्रांच उनको कनेक्ट कर रही होती है जिसमें गैल्वेनोमीटर होती है। वोल्टेज लगाने पर जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हम एक ऐसी कंडीशन आरोपित करते हैं, P, Q को ऐसे समायोजित करते हैं या इनमें से दोनों प्रतिरोधों में से कैसे समायोजित करते हैं कि जो मध्य की ब्रांच में उसमें विद्युत धारा शून्य प्रवाहित हो। और उसके पश्चात पहला नियम जो हमने सीखा ये क्या करता है कि किरचॉफ के नियमों का अनुप्रयोग है, सिंपल सा जो सेतु है हमारा। दूसरा कि ये अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक कंडीशन अप्लाई की जाती है जिसमें I3 यानी कि Ig कहें जो गैल्वेनोमीटर में है 0 होता है। तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है या सूत्र हमें प्राप्त होता है वो होता है PQ/RS। और अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए अगर हम फॉर्मूला इसी से डेराइव करें तो हमें प्राप्त होगा S = QP/R। प्रतिरोधों का अनुपात ये कैसे मिला, ये आप Q/R/S इसी से डिफाइन कर सकते हैं। अगर S यहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा PS = RQ, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब हमें S ज्ञात करना है तो S = QRQ/P, तो QP/R ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें अगर 3 प्रतिरोध Q, P और R प्राप्त हों तो हम S अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। इसी का एक दूसरा एप्लीकेशन पार्ट है, वो मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। तब तक आप इसे फिर से देख लीजिए। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को आप रिपीट करके स्लो स्पीड में भी देख सकते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी प्रकार की जानकारी फिर से ला सकूं। तब तक मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंजॉय कीजिए। गुड बाय। देखने के लिए धन्यवाद।